हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं पॉलिटी का अगला सेगमेंट। यहाँ पे हम दोबारा से बात करेंगे 10 और क्वेश्चनों के साथ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट है। सबसे पहले देख लेना है कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाने से पहले आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो पहले ही देख लिया आप लोगों ने कि यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट क्या होगा। तो पहला है, दे प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं क्या? इस चीज के लिए तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स हैं जो हर पर्सन को बाई बर्थ इंडिया में मिल जाते हैं। तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये नॉट करेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, दीज राइट्स बिगिन एब्सोल्यूट इन नेचर कैन बी एनफोर्स थ्रू द इश्यू ऑफ रिट्स। अब एब्सोल्यूट भी नहीं होते हैं नेचर में प्रॉपर तरीके से, और एनफोर्स करने के लिए रिट्स का लागू करना जरूरी नहीं है। यानी हर तरह की फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन बनता है अपना सी। तो ये तो हो गया आंसर। अब इसके डिटेल में जाते हैं, डिटेल में किस तरीके से दिया हुआ है देखिए। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बोल रहा है, द फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली। यानी जो दूसरी बात थी, सोशल विच प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। कौन? डीपीएसपी प्रमोट करती है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, क्योंकि फंडामेंटल राइट से सिर्फ क्या मिलेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलेगी। दूसरा है, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि बात की गई थी कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, जो मिल गया वो मिल गया। यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लाइक अ पब्लिक सेफ्टी। किस किस केस में लगा सकते हैं? पब्लिक सेफ्टी के लिए, मोरलिटी के लिए, डिसेंसी के लिए। और ये आर्टिकल 19(2) और 19(1)(a) में दिया गया है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी। कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स में या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में वो कौन सा राइट है जिसके बिना बाकी राइट्स की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम भी होगा अगर आपने एक बार सिंपल से पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी तो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए बोला जाता है कि अगर ये राइट नहीं हुआ, क्योंकि यही वो राइट है जो अदर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आइए बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32। तो ध्यान रखना है आपको, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में इंफॉर्मेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, यानी कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट्स, यानी कहने की बात ये कि सोल भी है, हार्ट भी है। ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है 32। और इसमें होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो फंडामेंटल राइट दिलाने का काम कौन करेगा? कोर्ट करेगा। और कोर्ट में भी कौन? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 32। तो अभी अपन लोगों ने बात की ही थी, आर्टिकल 32 क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। तो वहीं पे कुछ और चीजें हैं, और सबसे पहले देख लेना है पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो पूछा जा रहा है हमसे करेक्ट। तो करेक्ट को देखेंगे। स्टेटमेंट 3 है अपने पास, वन वन डिस्कस करते हैं इनको। पहला है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इज इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल्ड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इसका मीनिंग ये होता है, राइट टू मूव यानी घूमने का राइट, फिरने का राइट आपके पास है, बट इनको किसी न किसी कारण के थ्रू यानी कर्टल किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है अगर उनको लग रहा है कोई इशू है तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। बिल्कुल सही बात है, केवल फंडामेंटल राइट ही क्या होते हैं, एनफोर्स किया सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। ये भी सही है। अगला है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। यानी पार्लियामेंट एम्पावर करता है एनी अदर कोर्ट को कि वो रिट्स को, किसी भी तरह की रिट्स को जारी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डिटेल देखते हैं इसकी। तो डिटेल देखिए,
फर्स्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर enforcing fundamental right can be curtailed in some circumstances. Therefore, President can suspend right to move any court from the enforcement of the fundamental rights during national emergency. यानी नेशनल इमरजेंसी के टाइम में राइट टू मूव का जो है वो आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जाता है कुछ टाइम के लिए, और कौन करेगा इसको, प्रेसिडेंट करेगा। स्टेटमेंट 2 देखिए, अदर राइट्स लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स कैन बी एनफोर्स अंडर आर्टिकल 32। यानी कुछ और राइट्स भी होते हैं जो एनफोर्स किया सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। ये भी सही हो गया। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स। यानी पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स पास करने के लिए, और ऑल काइंड्स। हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस टू द अबव पावर्स conferred of the Supreme Court. Here any other court does not include a high court. थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है अदर कोर्ट्स को भी रिट्स वगैरह के लिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार आपको पढ़ना ठीक से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, अगेन रिट्स की बात की जा रही है, कैन बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटीज। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी कौन सी रिट को लागू किया सकता है। तो हैबियस कॉर्पस है जो कि दोनों ही पर्सन के लिए लागू किया सकती है, और आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ही बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें आंसर क्या हो गया अपना, ओनली वन। मैंडेमस और प्रोहिबिशन तो डिफरेंट केसेस में लागू होती है, तो ओनली वन इज करेक्ट। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। Writ of habeas corpus can be issued against private individuals as well as public authority, while other writs like a mandamus, prohibition and certiorari can be issued only against public authorities। तो ध्यान रखना है, इसके अलावा जितनी भी रिट्स हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज के लिए लागू की जाती है, जबकि हैबियस कॉर्पस का प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए लागू कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हैबियस कॉर्पस डिटेंशन के लिए होता है, अनलॉफुल डिटेंशन। इसका मीनिंग क्या है, किसी को उठा लेना, जबरन रोक के रखना, ये सारी चीजें आती है हैबियस कॉर्पस में। अगला है 15, अगेन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स है, और अगेन आपको रिट्स दी हुई है और आपको बताना चाह रहा है कि स्कोप क्या क्या है किस रिट के लिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। करेक्टली मैच पूछा हुआ है अपन से कि करेक्टली मैच बताना है आपको, कौन सा करेक्टली मैच है। तो पहला है प्रोहिबिशन अगेंस्ट जुडिशियल एज वेल एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। बिल्कुल सही बात है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज इसको पास कर सकती हैं। अगला है सर्टियोरारी, बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव इन नेचर। सही बात है, प्रिवेंटिव भी है क्यूरेटिव भी है। अगला है को वारंटो फॉर अग्रीव्ड एज वेल एज नॉन अग्रीव्ड पर्सन्स। ये बात भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्टली मैच हो रखे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्टली मैच हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी, 1 2 3। डिटेल में देखते हैं तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हर एक रिट के बारे में। इसको आप पॉलिटी बुक से पढ़ भी सकते हैं कि रिट कितने टाइप की होती है और रिट में किस तरीके से डिटेल उसकी स्टडी कर सकते हैं। प्रोहिबिशन का मीनिंग सिंपल सा है, फॉरवर्ड कर देना, मना कर देना किसी भी के थ्रू। तो ये भी क्वासी जुडिशियल दोनों के लिए, अथॉरिटीज के लिए होता है। अगला है सर्टियोरारी, इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। सर्टियोरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इश्यूड बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। यानी हाई कोर्ट लागू करेगा लोअर कोर्ट के लिए, इधर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वेश द ऑर्डर ऑफ लेटर इन अ केस, अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव। प्रोहिबिशन तो क्या होता है, सिर्फ प्रिवेंटिव होता है, जबकि सर्टियोरारी बोथ होता है, प्रिवेंटिव भी है क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव यानी रोकना, क्यूरेटिव यानी इसको सही करना, क्योर करना। को वारंटो इंक्वायरीज इनटू द लीगलिटी टू क्लेम टू द ऑफिस, अनलाइक द अदर 4 रिट्स दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन और नॉट नेसेसरली बाय द अग्रीव्ड। यानी कहने का मीनिंग ये है, इसके थ्रू ये को वारंटो कोई भी लागू कर सकता, कोई भी जा सकता है कोर्ट में इसके रिगार्डिंग, चाहे वो खुद उससे अफेक्टेड हो या ना हो। फिर 16 नंबर पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताना है आपको कि क्या होता है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। देन आपको नीचे के देखना कि करेक्ट पूछा हुआ है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है, जैसे कि आपने देखा और आपको मालूम पड़ा क्या पूछा हुआ है, करेक्ट। ओके फाइन, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको हटा दिया गया है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा है,
द 42nd अमेंडमेंट एक्ट अबॉलिश राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, जो कि गलत है। जैसे कि अभी कौन सा आर्टिकल अभी आपको मालूम पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शंस बट नॉट लेजिस्लेटिव एक्शंस। बिल्कुल बात सही है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। डिटेल देख लेते हैं अब इसकी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, द 44th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1978 इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 300A। अब आज के टाइम में क्या है, फंडामेंटल राइट में नहीं है, अब वो कहाँ लिखा हुआ है, 300A में। इन पार्ट 10th, जिसे अपन 12वें भाग में एक्ट लिखा हुआ है 10 है तो 12 हो गया। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी किसी भी इंसान को किसी प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते सिवाय किसी लॉ के अकॉर्डिंग। यानी लॉ है तो अलग कर सकते हैं, लेकिन किसी और तरीके से उसको अलग नहीं कर पाएंगे। दस द राइट टू प्रॉपर्टी रिमेन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसलिए आज के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगला है स्टेटमेंट 2 इज अ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से अमेंडमेंट हटाया गया था, इट वॉज द 44th अमेंडमेंट एक्ट, नॉट 42। ध्यान रखना आपको, ये 44th अमेंडमेंट है, 42 नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑन हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कहने का मीनिंग क्या है, किसी रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू ही आप उसको उसकी प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हो, डिप्राइव कर सकते हो, किसी और तरीके से उसे डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ये था 16 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do we mean when we say fundamental rights are not absolute? Not absolute का मीनिंग क्या होता है कि इनके ऊपर कुछ restrictions भी हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो, ये लिमिटेड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। देखते हैं कि करके कौन सा सही होगा। तो दे कैन बी रिपील्ड तो वो बात अलग है, लेकिन इसकी वजह से नॉट एब्सोल्यूट नहीं होता है। दे कैन एज लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव, ये भी बात कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो 17 में सी करेक्ट है अपना, यही लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इसका मीनिंग ये है कि इनके ऊपर सब्जेक्टिव या फिर कुछ सब्जेक्टिव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अगला है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट फ्रैगमेंटस, इट मीन्स दे कैन बी रिपील्ड और मॉडिफाइड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सिंपल सी बात है, इनको अपन चेंज कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला है फंडामेंटल राइट एज अ पॉलिटिकल राइट ऑफ पीपल मीन्स दैट आर लिमिटेशन ऑन द एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री पावर। इसका मीनिंग ये होता है पॉलिटिकल पावर्स हैं तो ऑन एग्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ा लिमिटेशन होता है, वो इसको चेंज नहीं कर सकती है, तो पार्लियामेंट इसको चेंज कर पाएगी। 18 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आर इटसेल्फ एग्जीक्यूटरी इन नेचर। सेल्फ एग्जीक्यूटरी कौन कौन से हैं नेचर में, उन राइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं 1 by 1 कौन सा है। तो पहले देखा कि सेल्फ एग्जीक्यूटिव नेचर के लिए बोला हुआ है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, और पूछा क्या है, करेक्ट आंसर। तो भी ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट वाला आपको बताना है। पहला देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सामने वाला करेगा। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 and 3, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया आपका। अब इसमें देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लासिफाइड एज एग्जीक्यूटरी और नॉन एग्जीक्यूटरी राइट्स। सम प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी। सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं कह सकते आप इनको, वो हैं These articles are not directly enforceable, इनको आप डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। They are indirectly enforceable and require the enactment of some law bring them into effect। यानी इनको अगर इफेक्ट में लेके आना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ एनफोर्समेंट लाना पड़ेगा। They are enforceable only if law is violated, और इनको तभी अपन एनफोर्स कर सकते हैं जब कोई ना कोई रूल ब्रेक किया गया है। सिमिलरली नीचे दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, प्रोहिबिशन, एक्सेप्टेंस, ये सारी की सारी चीजें जो कि फंडामेंटल राइट के थ्रू हमको मिलती है, अनटचेबिलिटी की रिगार्डिंग है, ठीक है। चाइल्ड चिल्ड्रन का प्रोहिबिशन है, प्रोटेक्शन है, ये सारी चीजें इसमें मिलेगी। तो आपको एक बार रीडिंग करनी है डिटेल में और आपको समझ में आ जाएगा। अगला है 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको बताने हैं फीचर्स कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग।
एंड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, नॉट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन करेक्टर। जैसे कि अपन जानते हैं कुछ पॉजिटिव है इन नेचर में और कुछ है नेगेटिव, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा है नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट इन नेचर। तो जैसे भी आप जानते ही होंगे यूपीएससी में कभी भी ऑल जैसी चीजें करेक्ट नहीं हो सकती हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते ही है, और यहाँ पे दोनों ही में बोला गया है ऑल ऑल। तो डेफिनेटली नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट इन नेचर, ये बात भी सही बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे नेचर में जो है वो परमानेंट नहीं है। हाँ डेफिनेटली कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी है, इस तरीके से ऊपर वाली बात है। तो यहाँ पे जैसे आप जानते हैं ऑल वाली चीजें ऑलवेज ट्रू नहीं होती है, लिखा हुआ है नॉट ऑल मीन्स इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू। देन ऑप्शन नंबर 19 का आंसर जो होगा वो होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। डिटेल में आते हैं तो डिटेल में वही चीजें हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कौन कौन से बेसिस पर कहाँ पर कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, किस तरीके से इनके ऊपर रीजनेबल यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीकेशन की जा सकती हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो एक बार आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ राइट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं इन नेचर और कुछ राइट्स हैं नेगेटिव इन नेचर, और साथ ही साथ सारे के सारे राइट्स ना तो परमानेंट हैं और इनमें से कुछ टेम्परेरी भी होते हैं, इनको अपन चेंज भी कर सकते हैं, और ये आपको मालूम है चेंज पहले भी हुआ है और आगे भी इनमें चेंज हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट है अपना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कहने का मीनिंग क्या है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और यहाँ पे बताना चाह रहा है कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। तो है क्या, किसके अगेंस्ट हमको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट मिला हुआ है, तो वो है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी इंटेंशनड लेबर जिसे हम बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर की एक बार आपने किसी को परचेज कर लिया आप उससे लाइफ लॉन्ग काम करा रहे हैं, वो भी बैन किया हुआ है। दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी ह्यूमन यानी लिविंग बीइंग को खरीदना और बेचना, लिविंग बीइंग मीन्स ह्यूमंस को, बच्चों को, वुमेन्स को, इनको खरीदना बेचना मना है, इसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये दोनों ही चीजें बैन है। तो ये था हमारा आज का पॉलिटी का सेक्शन। ऐसे ही हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं, आप लगातार हमारे क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम हमारे प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डालेंगे इसी तरीके से सेक्शन वाइज। आप ये सारे क्वेश्चन पढ़िए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। थैंक यू।